Welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम कारोबारी, अर्थनीति और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित और पूछ सकते हैं हमसे अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज, नमस्कार रवि और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं वी रवि कुमार। Prime Minister Narendra Modi launches 5G services, says it's a step towards a new era and the beginning of infinite opportunities. The GST revenue collection in the month of September 2022 was over 1,47,686 crore rupees. This is the 7th month in a row when GST collection has crossed the 1.4 trillion rupees mark. And Wall Street slumped yesterday. All three major Wall Street indices finished down around 1.5%. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं की देश में शुरुआत की। कहा, ये देश के एक नए युग में प्रवेश और अनंत अवसरों की हो रही है शुरुआत। इस वर्ष सितंबर महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,47,686 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा। जीएसटी संग्रह 1,40,000 करोड़ रुपए से ऊपर 8वीं बार पहुंचा है। लगातार 7 महीनों से यही वृद्धि है जारी। और अमेरिकी शेयर बाजार में कल हुई गिरावट, प्रमुख तीनों सूचकांक 1.5% के आसपास नीचे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम से 5G सेवाओं की देश में शुरुआत की। 5G तकनीक से इंटरनेट की गति तेज होगी, कवरेज का दायरा बढ़ेगा और संपर्क अधिक भरोसेमंद तरीके से किया जा सकेगा। इससे ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की कुशलता भी बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि 5G सेवा की शुरुआत दूर संचार उद्योग की ओर से 130 करोड़ भारतीयों के लिए उपहार स्वरूप है। उन्होंने कहा कि ये एक नए युग में प्रवेश और अनंत अवसरों की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि 2G, 3G और 4G सेवाओं के दौर में भारत तकनीक के लिए अन्य देशों पर निर्भर था, लेकिन 5G सेवा की शुरुआत कर देश ने एक नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि 5G सेवाओं के साथ पहली बार भारत दूर संचार तकनीक में एक वैश्विक मानदंड निर्धारित करेगा। हमारे साथ कुछ श्रोता जुड़ गए हैं, लेकिन आग्रह पहले हम करना चाहेंगे अपने विशेषज्ञ शरद जी से। शरद जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह एक नई कह लें कि शुरुआत है देश के लिए, उपहार है हम सभी भारतीयों के लिए और अनंत अवसरों की शुरुआत है। तो 5G किस रूप में व्यापक बदलाव लाने जा रहा है मोबाइल दुनिया में, डिजिटल दुनिया में, उस पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। इसको मनोज अगर हम ठीक तरह से समझना चाहें और आसानी से समझना चाहें तो मुझे लग रहा है जब हम 3G से 4G में गए थे तो 3G की सेवाएं अब लोगों को पता नहीं इस समय याद भी होंगी कि नहीं होंगी कि उसमें क्या कमियां थी, क्या लिमिटेशंस आती थी, क्या दिक्कतें आती थी जी। और धीरे धीरे करके 4G हमारे जिंदगी का हिस्सा बन गया और जब से ये बना तो इसके तो अगर मैं उदाहरण गिनाऊं तो शायद बाकी का आधा घंटा कम पड़ेगा, पर एक छोटा सा उदाहरण मैं लूं तो 6 लाख करोड़ के मनोज आज डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जिसके पीछे पूरा 4G का पूरा सोर्स है। तो मैं समझता हूं 5G आने से आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताना चाहूंगा कि 4G के आने के बाद जो इनोवेशंस हुई, जो नए नए उद्योग खुले, नए नए धंधे खुले, गवर्न करने का तरीका बदला, पढ़ाई लिखाई का तरीका बदला, कोरोना में हमने देखा वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ वगैरह वगैरह।
आज अब मेरे ख्याल इतने ज्यादा बदलाव आएंगे कि कुछ बदलावों की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते शायद कि क्या क्या नई नई चीजें निकल के आएंगी। इनोवेशन की जन्मदात्री होगी ये सर्विस, अगर मैं इसको संक्षेप में मनोज कहना चाहूं तो। First caller today is Narottam Sharma from Noida. Sharma ji, welcome to Market Mantra. Please put your question. Narottam ji, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछें। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। Right, Mr. Sharma, if you are able to hear us, please call us again because you are live, but we are not able to hear you. Okay, let's move on to the next story, and that is regarding GST. The gross goods and service tax GST revenue collection in the month of September 2022 touched the mark of 1,47,686 crore rupees. This is the 7th month in a row and 8th altogether that the monthly GST revenues have been more than 1.4 trillion rupees mark. The Finance Ministry said the revenues for the month of September 2022 are 26% higher than the GST revenues in the same month last year of 97,821 crore rupees. The Finance Ministry mentioned that during the month of August 2022, 7.7 crore e-way bills were generated, which is marginally higher than 7.5 crores in July 2022. Sharad, you also look at how the entire GST network, because one of the figures that I was looking at is on 20th of September, the highest single day collection of almost 50,000 crore rupees and almost 8.77 lakh challans were generated. We will continue this discussion, but we seem to have another caller live with us from Rewari. Jaipal has joined us. Jaipal, welcome to Market Mantra. Please put your question. मार्केट मंत्रा टीम को विशेष रूप से कोहली सर को नमस्ते। नमस्कार जयपाल। कोहली सर, मेरा प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें कम हो रही है, लेकिन भारत में वो कीमतें कम क्यों नहीं हो पा रही? उपभोक्ताओं को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? थैंक यू सर। इसे जयपाल जी 2-3 कारण है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। बहुत सारे नागरिकों के मन में ये है क्योंकि अब $90 से नीचे ठहरा हुआ है। पहली बात तो $90 से नीचे जयपाल जी अब ठहरा है। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों का देखें तो 90-100 के बीच में, कभी 100-110 के बीच में था, अब खैर ये 90 के नीचे ठहरा है। तो वॉलेटिलिटी इसकी इतनी है। जब भारत सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे निकाला था 1 फरवरी से पहले, जब बजट आया था, तो उसमें भारत सरकार ने $70 का एक मापदंड लेके चले थे। तब रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं था, तो कोई ऐसी कल्पना नहीं थी किसी के मन में कि ये इतना ऊपर चला जाएगा। तो $70 के मापदंड से पहली बात तो ये अभी ऊपर है। दूसरा क्या हुआ कि जब ये $120-110 गया तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, और इस पे आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने रेट उस समय उतने नहीं बढ़ाए जिस रफ्तार से ये ऊपर जा रहा था, तो उनका कुछ घाटा हुआ। कुछ क्या, काफी, बल्कि मेरे पास इसके आंकड़े हैं, 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का उनको घाटा होता रहा। तो कुछ वो घाटे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और बात जो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा जयपाल जी, जो मैं समझता हूँ सभी श्रोताओं को जानना जरूरी है, वो ये कि आप देखिए कि डॉलर की कीमत इस समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है और भारतीय करेंसी भी डॉलर के मुकाबले, और हम जितना भी क्रूड ऑयल लेते हैं, कुछ हम रशिया वाला छोड़ दें तो ज्यादातर हम डॉलर में परचेज करते हैं। तो डॉलर की कीमतें, डॉलर के स्ट्रांग होने से हमारी जो इंपोर्ट कॉस्ट, भले ही क्रूड की प्राइस नीचे आ जाए, पर डॉलर महंगा होने से हमारे लिए वो महंगा फिर भी रहता है। तो ये 2-3 कारण है जयपाल जी। पर मुझे ऐसा उम्मीद है, ये तो रही बात हिस्टोरिकल। अब बात करते हैं आगे की। अगर ये कीमतें लगातार नीचे बनी रहीं, $80 के भी नीचे आई, $80 के आसपास चली गई, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस पर सरकार पुनः विचार करेगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पुनः विचार करेंगी और इस कीमतों को कुछ न कुछ नीचे लाया जाएगा। भले ही कम लाया जाए, पर लाया जाएगा जी। हमारे साथ फोन लाइन पर इस बीच जुड़ चुके हैं नोएडा से हमारे नियमित श्रोता SPS जैन। जैन साहब, आप जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। साहब जी को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार जैन साहब। अमेरिका में इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं हो रहा है जी, और लगातार उनके मार्केट गिर रहे हैं और कल भी बहुत बुरी तरह से गिरे हैं जी। तो ऐसे में मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट उनके शेयर्स में थ्रू म्यूचुअल फंड्स के है, तो बने रहना चाहिए या कुछ और इंतजार करें? जैन, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आपका अमेरिकन मार्केट्स की तरफ रुझान है, आपका इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट है, बड़ी अच्छी बात है। पर यह बात सच है कि इस समय अमेरिकन मार्केट्स बहुत अच्छे टाइम से नहीं गुजर रहे हैं। पर जैन साहब, आप बहुत साल से शेयर मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, मुझे ये इस बात की मैं उम्मीद रखता हूं, आप काफी तजुर्बेकार हैं। तो मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन को बहुत लंबे समय तक नहीं पकड़ता है, पहली बात।
दूसरी बात, जहां तक अमेरिकन मार्केट्स की है, तो अमेरिकन मार्केट्स में रिसेशन अमेरिकन इकोनॉमी में इस समय 98% एक्सपर्ट्स ऐसे हैं, मैं भी उन्हीं में हूं, जो ये मानते हैं कि जिस तरह बेतहाशा इंटरेस्ट रेट्स वहां बढ़ रहे हैं, और आगे भी अमेरिकन फेड ने, जेरोम पावेल साहब ने इंडिकेशन दिया है कि वहां पर ब्याज की दरें आगे भी बढ़ती रहेंगी। तो उसको देख के लग रहा है कि अमेरिकन मार्केट, और फर्स्ट हाफ में अमेरिकन मार्केट रिसेशन में आ चुका है, मतलब उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो माइनस में है, और ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये अब रिसेशन में जाएगा। तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन मार्केट्स में इस समय कोई बहुत आपको जबरदस्त उछाल मिलेगा। बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग करेक्शंस आपको दिखाई देते रहेंगे। तो मेरी आपको सलाह ये, अगर बहुत ज्यादा घाटे में नहीं है जैन साहब, तो आप बेशक उसमें से निकल के, और भारतीय मार्केट में जब जब आपको डिप मिले, आपने देखा होगा शुक्रवार को भारतीय मार्केट, जबकि दुनिया भर की मार्केट में हलचल थी, भारत की मार्केट आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद उसमें जबरदस्त उछाल आया, बहुत तगड़ा पुल बैक आया। तो आप भारतीय मार्केट में लगाएं, अगर आपको वहां से निकालने का मौका मिल रहा है पैसे को, और आपको ज्यादा घाटा नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत भी हो रहा है जिसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो निकल के आप भारतीय मार्केट्स में लगाएं। यहाँ के म्यूचुअल फंड, यहाँ की मार्केट्स अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। डिप्स में आप खरीदें, एसआईपी के जरिए धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करें। तो ये मैं आपको सलाह दूंगा। मौका लगे तो वहां से निकल जाने में भलाई है। हालांकि मैं ये मानता हूं बीच में उछाल आ सकता है, पर क्योंकि वहां पर रिसेशन का खतरा ऑलमोस्ट 100% हो गया है, इस वजह से मुझे ये नजर आ रहा है कि मार्केट हो सकता है इस बात को संज्ञान लेके बहुत ज्यादा उछाल ना ले पाए। जी। Another regular caller on Market Mantra is Gurunath from Thane. Gurunath ji, welcome to Market Mantra. Please put your question. हाँ गुरुनाथ जी, सवाल पूछें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, कोहली सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन था, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जो बैक टू बैक आधा प्रतिशत बढ़ा दिए है जी सर, इसमें क्या मतलब ये जो मतलब इन्फ्लेशन जो इसका मेन कारण है, ये और भी कोई कारण है? और इसमें क्या अभी जो उद्योग धंधे, जो बिजनेस लोन है, जो होम लोन है, कार लोन, वो भी उसको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सर इसका अपने जो इकोनॉमी क्या इम्पैक्ट, मतलब प्लस यानी माइनस पॉइंट क्या है इसमें? मैं समझ गया गुरुनाथ का प्रश्न, पूरी तरह से समझ में आ गया। और बिल्कुल जो असमंजस की स्थिति है, जिसकी आपको अंदेशा है, जिसका आपके मन में, जिसकी वजह से सवाल आया, अगर यूं कहूं, बिल्कुल एक बैलेंसिंग एक्ट होता है गुरुनाथ जी। देखिए, जब ब्याज की दरें बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य तो इन्फ्लेशन पे लगाम लगाना ही होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। और आरबीआई के गवर्नर साहब ने जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की स्पीच शुरू की थी कल, तो आपने देखा होगा उन्होंने इस बात पे ही जिक्र दिया कि इन्फ्लेशन जो है इस समय हम सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके कारण से हमें ये हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना पड़ रहा है, लिक्विडिटी खींचनी पड़ रही है, ब्याज की दरें, रिपो रेट बढ़ाना पड़ रहा है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट होता है गुरुनाथ जी। ये बात सच है कि जब आप रेट बढ़ाएंगे तो आप जो विकास दर है, जो ग्रोथ है, उसको आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पर जब चॉइस होती है दोनों चीजों में, एक तरफ आपको ग्रोथ को कम करना है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन, तो उसमें अगर आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे जाएं तो पहला प्रायोरिटी होती है कि आप इन्फ्लेशन को रोकें, महंगाई को रोकें, क्योंकि उसका असर सीधा गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास पे वहां सीधा असर होता है, और वो देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भारत एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। 55% के करीब यहाँ की जीडीपी कंजम्पशन से बनती है। तो ऐसे में कंजम्पशन गिरता है। ये बात भी सच है कि जब आप ब्याज की दरें बढ़ाएंगे, उससे भी इनडायरेक्टली देखें तो कंजम्पशन गिरेगा। आपने ठीक कहा, लोन्स लोग कम लेंगे, लोन महंगे हो जाएंगे, पैसा महंगा हो जाएगा, बिजनेसमैन एक्सपेंशन कम करेंगे, उससे भी। तो एक बड़ा फाइन बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि कहीं ज्यादा विकास दर भी ना गिर जाए और इन्फ्लेशन भी नियंत्रण में आ जाए। दूसरा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, और ये सभी दर्शकों के लिए मुझे लगता है काम की होगी ये बात, कि अमेरिका में जब रेट्स इतने बढ़ रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि भारत जैसे देश को उसको अपने आप को कैचअप करने के लिए भी रेट बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर उनके और हमारे रेट में बिल्कुल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल यहां से बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे विदेशी निवेशक या डेट फंड्स वगैरह में लगाते हैं। तो अगर ब्याज की दरों में इतना ज्यादा कम डिफरेंस रह जाएगा, भारत मतलब उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, तो उनका जो पैसा निकालने का सिलसिला है, जो हमने देखा पिछले एक साल में, वो और तेज हो जाएगा। तो कई दफे आरबीआई को इस वजह से भी रेट बढ़ाने पड़ते हैं। हालांकि ये सेकेंडरी रीजन होता है, प्राइमरी रीजन आपने ठीक पकड़ा। तो आपके सवाल का मैं अगर संक्षिप्त में जवाब दूं तो उसका ये रहेगा कि एक फाइन बैलेंस बना के एक बैलेंसिंग एक्ट वो करना पड़ता है आरबीआई को, जिससे कि ज्यादा विकास की दर पे भी असर ना हो और साथ साथ इन्फ्लेशन। और दूसरा, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो इन्फ्लेशन है भारत में, ये सप्लाई डिसरप्टेड इन्फ्लेशन ज्यादा है।
ये इतना डिमांड ड्रिवन नहीं है, मतलब इतनी कोई बम्पर डिमांड नहीं है, पर सप्लाई ड्रिवन है, तो इसलिए भी आरबीआई की ब्याज बढ़ाने का आंशिक असर आपको दिखता है। जबकि अमेरिका की जो इन्फ्लेशन है वो टोटली डिमांड ड्रिवन है। वहां तो उल्टा लोग, सरकार चाह रही है कि नौकरियां थोड़ी कम मिले, क्योंकि नौकरी मिलती है, तनख्वाहें मिलती है, लोग और ज्यादा सामान खरीदते हैं। तो वहां पर और यहाँ के इन्फ्लेशन में थोड़ा सा फर्क भी है, स्ट्रक्चरली दोनों डिफरेंट है। पर फाइन बैलेंसिंग मेरा आंसर है, अगर मैं 2 शब्दों में बोलना चाहूं तो। जी, दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं भारत भूषण। भारत जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सभी को, शरद सर को भी नमस्कार। नमस्कार भारत भूषण जी। सर, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है जी, कितना सुंदर स्थल है, जो पर्यटन स्थल है सर जी, तो उनको थोड़ा विश्व मानचित्र पे उनकी मार्केटिंग की जाए, ताकि विदेशी पर्यटक आकर्षित हो और उनको हर सुविधा मुहैया करा जाए, ताकि विदेशी मुद्रा जो हमारे यहाँ पे आवक बढ़े और स्थानीय लोगों को वहाँ पे रोजगार के अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा प्रश्न है भारत भूषण जी, आप देश के सभी हिस्सों के बारे में सोचते हैं। देखिए, 7 सिस्टर्स बोलते हैं हम, जो वो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के, जिसमें हम सब उनके नाम जानते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी भारत भूषण जी, हालांकि मैं समझता हूं कि आप बहुत जागरूक श्रोता हैं और आपको इसकी जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में ही जो प्रधानमंत्री जी के वहां पर मिनिस्टर बैठते हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, मेरी उनसे मुझे मुलाकात करने का मौका मिलता है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट्स के प्रधानमंत्री साहब ने अपने कार्यालय में स्वयं इसकी निगरानी रखी हुई है। इसको वो स्वयं, आप ये समझिए कि अपने कार्यालय से देखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का तो बहुत रुझान है उन 7 राज्यों की तरफ, उस पूर्वोत्तर के इलाके की तरफ। और अगर आप पिछले 8 साल में देखें, मुझे वहां जाने का मौका मिला, उन 7 में से करीब 4 से 5 राज्यों में मैं गया हुआ हूं, और मैंने वहां पर जब फर्क देखा तो मुझे जमीन और आसमान का फर्क देखा। आपको भी मैं सलाह दूंगा कि आपको कभी मौका लगे तो आप होकर आए। अब जो वहां पर विकास दिख रहा है, जो पर्यटन स्थलों को डेवलप किया जा रहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, विदेशी मुद्रा आएगी और विदेशी टूरिस्ट अगर वहां पर आते हैं, बहुत खूबसूरत है वो इलाका। अरुणाचल है, मिजोरम है, मणिपुर है, बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं और सरकार पूरी तरह से आपको तन्मय होकर उसमें लगी हुई है। आपको मैं ये आश्वासन दे सकता हूं, क्योंकि मैं इसका स्वयं मैंने आंखों से इसको देखा है और मैं सरकारी तंत्र जो इसके लिए काम कर रहा है उससे भी मैं संपर्क में रहता हूं। बहुत अच्छा विकास चल रहा है, आपका बहुत उच्च विचार है, बहुत नेक विचार है। ऐसा लगता है कि आपके विचार को एक टेलीपैथी है, आपका विचार आने से पहले ही सरकार ने उसका संज्ञान लेके और उस पर ध्यान दे रहा है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वहां होकर आइए, जब आप होकर आए हमें फिर से फोन करिए और वहां के लोगों से पूछिए कि पहला कैसे था, अब कैसा है, हमें फोन करके जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके फोन का। जी, नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम मुंबई, रत्नाकर इज ऑनलाइन विद अस। रत्नाकर, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा सवाल है कि अभी कोहली साहब ने अभी बताया कि अमेरिका में रिसेशन 100% आने के चांसेस है, तो ऐसे इसमें हमारा समझो रेपो रेट बढ़ाने के बाद भी कल मार्केट बढ़ गया और ऐसा हो रहा है, तो उधर रेट बढ़ाने के बाद मार्केट गिर गया है अमेरिका में। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने जो सलाह दी है कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उनको भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये कैसा हो सकता है और उसके लिए क्या प्रावधान है? बहुत अच्छा रत्नाकर जी, आज सारे ही श्रोता ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो कि ऐसा लगता है इतने जागरूक और इतने नॉलेजेबल श्रोता हैं, मनोज और रवि। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस बात की कि बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत ऐसे सवाल हैं जो कि वाकई में कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। देखिए, अमेरिका में जो रेट बढ़ा और मार्केट गिर गई, भारत में रेट बढ़ा, मार्केट उठ गई, यही पहले तो ये बहुत बड़ा अचंभे की बात है। देखिए, अमेरिका में रिसेशन का खतरा, मैंने ये नहीं कहा 100%, मैंने ये कहा कि 98% इस समय एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन आ रहा है इस साल के एंड तक और पूरे 2023 तक बना रहेगा। मैंने ये कहा कि मैं भी उन 98% में शामिल हूं। मैंने पहली बात तो ये कहा, मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा। देखिए, वहां पर रिसेशन का खतरा है, पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है रत्नाकर जी, वो इस समय बहुत रेजिलियंट है। भारत की अर्थव्यवस्था में 7% ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। आज देखिए, जीएसटी की कलेक्शन लगातार 7-8 महीने से 1,40,000 से ऊपर बनी हुई है। हमारी एडवांस टैक्स की कलेक्शन बहुत बॉयेंट है। हमारे यहाँ जितने भी आर्थिक पैमाने हैं, जिनको हम इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स कहते हैं, वो सब के सब, ऑलमोस्ट सब के सब फेवरेबल है, सिवाय हम अगर रुपए को अगर छोड़ दें, जो कि सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट, बाकी करेंसीज के अगेंस्ट रुपए में कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत की अर्थव्यवस्था क्योंकि स्ट्रांग है, और दूसरा भारतीय मार्केट्स में कल उठी इसलिए क्योंकि भारतीय मार्केट्स में इस 50 बेसिस पॉइंट को पहले से फैक्टर इन किया हुआ था।
और अगर आप आरबीआई गवर्नर साहब की स्पीच सुने तो उन्होंने बहुत एक पॉजिटिव उन्होंने जो थ्रेट्स है वो भी बताए, पर उन्होंने बहुत पॉजिटिव आउटलुक दिया। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था से बहुत अच्छी स्थिति में है। इसको लेकर मार्केट में बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट आया। हालांकि मैं मानता हूं कि ये टेम्परेरी हो सकता है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाएगी तो भारत को अपने सेंटीमेंट को रखने में दिक्कत आएगी। तो अभी ओवरऑल मार्केट का मूड तो अब इस समय हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह से बुलिश है, थोड़ा सा बेयरिश फेस की तरफ हम जा रहे हैं। अमेरिकन मार्केट तो बेयर में, नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P तीनों की तीनों 20% के या 20% से ऊपर नीचे जा चुकी है, और टेक्निकली जब 20% से ऊपर जाती है तो उसको हम बियर मार्केट मान लेते हैं। तो इसलिए ये आपको फर्क दिख, तो जब जब डीकपलिंग होगी रत्नाकर जी, तब तब भारतीय मार्केट उठेगा। जब जब हम उनकी तरफ देख के मार्केट को खोलेंगे तो उस समय आपको मार्केट गिरता दिखाई देगा। एक टग ऑफ वॉर, रसाकशी का खेल होता है। मैंने 2-3 हफ्ते से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। कभी इधर कभी उधर बहुत वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए सोच समझ कर आप डिप्स पे खरीदें, SIP के जरिए थोड़ा थोड़ा खरीदें। जब जब मार्केट नीचे जाए थोड़ा थोड़ा करके पीरियोडिकली खरीदें, आपको अच्छा एक पोर्टफोलियो यहां से बन सकता है। आइए चलें खजुराहो, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जितेंद्र जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर, और सर कोहली सर को भी नमस्ते। नमस्कार जितेंद्र जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से अमेरिका में जो रेट बढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ की जो सिचुएशन है इन्फ्लेशन की वो अलग है और इंडिया में अलग है। तो जो इंडिया एक्शन ले रहा है MPC, तो उससे क्या ग्रोथ प्रभावित नहीं होगी सर? थैंक यू। अभी से पहले भी किसी श्रोता ने कुछ ऐसा ही प्रश्न पूछा था। देखिए, जब भी मैं उसको पुनः उस बात को दोहरा देता हूं, जब जब आप ब्याज की दरें बढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। ये एक आर्थिक सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत हमेशा सच होता है कि आप बहुत ज्यादा ब्याज की दर बढ़ाएंगे, लोगों को हाउसिंग लोन है, कंज्यूमर लोन है, एजुकेशन लोन है, व्हीकल लोन है, और आजकल तो लोग छुट्टियों के लिए भी लोन लेते हैं। नेचुरल बात है, जब पैसा महंगा होगा तो लोग लोन कम लेंगे, जिससे डिमांड नीचे जाती है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंजम्पशन नीचे चली जाती है। उसकी वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है, इंडस्ट्री की एक्सपेंशन कम होती है, नौकरियां कम होती है, वगैरह वगैरह। एक पूरा आर्थिक चक्र चलता है। पर इस समय जैसा कि मैंने बताया था कि महंगाई पर लगाम लगाना सरकार की ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है, पर सरकार की ग्रोथ मेंटेन रखना भी प्रायोरिटी है। हम तो जितेंद्र जी अभी भी 7% से ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे लिए इतनी बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड जैसे देश इस समय चिंता में है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल रिसेशन के आसपास परिस्थिति पहुंच चुकी है और इन्फ्लेशन अभी भी ऊंची बनी हुई है। तो एक स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन हमको अमेरिका और यूरोप में दिखाई दे रही है। स्टैगफ्लेशन होता है जहां महंगाई बढ़ती रहती है और आपकी ग्रोथ होती नहीं है। तो वो स्टैगफ्लेशन बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। इसी बात की डर से अमेरिकन मार्केट इस समय हिले हुए हैं और बहुत चिंता है वहां पर भारत की परिस्थिति उससे बहुत अलग है। हम लोग बहुत सुकून की, बहुत चैन की नींद सो सकते हैं। हाँ, आपने मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा लगाया हुआ है तो अलग बात है, आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। बाकी हमारी परिस्थिति, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं, उनसे कहीं ज्यादा अच्छी है जी। Our next caller from Delhi, Satish Chandra, is on line with us. Satish Chandra, welcome to Market Mantra. Please put your question. Sir, my question is, first of all, Kohli Saab and Market Mantra team, Happy Navratra. Sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि I am not interested in trading. I want to know the difference between investment in equities and put and option. Okay. I cannot understand what is put and option. Okay. All right. Satish ji, very happy to you as well. You see, investment is when you hold and buy a security for a longer time. When I say longer time, a lot of people come and ask me, what do you mean by longer time? So when I feel our stock markets, longer time is anything from 6 months to 5, 10, 15 years. So, but put and call options is a representative price. It's a premium, Satish ji, which a particular share commands. So, put is meant for when you are expecting a fall in the share. Call is meant when you are expecting a bullish, that is you expect the shares to go up. So, it is a representative premium of a price of the share. Put and call options, Satish ji, is not meant for investment, because put and call options, they have a weekly expiry. When it comes to Nifty, I mean, they expire on a monthly basis, but Nifty puts and Nifty calls, they expire every Thursday. Whereas on last Thursday of the month, put and calls on the stocks also expire. So therefore, because it is only a 1 month cycle at the maximum, it cannot be considered as an investment. It is more of a speculation. It is more of speculative trading. You buy a call when you expect the share to rise. You buy a put. Likewise, you sell a call when you're bullish. You sell a put when you're bearish. When you sell a put when you're when you're bullish, and you sell a call when you're bearish.
So I think it's a whole mechanism, but there is a lot of difference between put and call trading and investment. Put and call is a purely speculative business. It has got a maximum cycle of 1 month. Baki, it's a very elaborate discussion, so I would suggest you, if you want to know more about this, please keep asking every week. I can tell you in bits and pieces to allow other people also to ask their questions. Yes. हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं। हम आप सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि हम आपको जल्दी जल्दी घरेलू शेयर बाजार और वैश्विक शेयर बाजार लिए चलते हैं, उसके बाद आपसे फिर चर्चा करेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स 672 अंक यानी 1.34% कम होकर 57,427 पर बंद हुआ। निफ्टी 233 अंक यानी 1.34% की ही कमी लेकर 17,094 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.2% नीचे आकर बंद हुए। If you look at the US markets, Wall Street slumped further yesterday. All three major Wall Street indices finished down around 1.5% after a day of choppy trading. It was the third consecutive weekly decline for the S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average. Both indices plunged 1.5% each, and the Nasdaq Composite was down 1.7%. And Sanjeev from Ghaziabad, please put your question briefly. हेलो जी, go ahead and please put your question briefly. कोहली जी नमस्कार। नमस्कार संजीव। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी एक स्टेटमेंट आया था आरबीआई की साइड से कि समहाउ दे हैव फेल्ड टू टेम द इन्फ्लेशन और दे विल रिपोर्ट टू गवर्नमेंट ऑल्सो। और उसके बाद जैसे हमारे 100 बिलियन के आसपास जो यूएस रिजर्व है वो कम हुए हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा हमारी, मतलब बीइंग ए ग्रोइंग इकोनॉमी हमें 5 ट्रिलियन की तरफ देख रहे हैं, हमारे रिजर्व कम हो रहे हैं, क्योंकि अभी यूएस में तो कोई हालात ठीक होने वाले हैं नहीं जल्दी से। चलिए संजीव, समय कम है तो मैं आपको संक्षेप में जवाब। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आरबीआई के एफर्ट से इन्फ्लेशन नहीं टेम हो रहा है। इनफैक्ट रुपया आज अगर आरबीआई ने ये $100 बिलियन में से 67% इसी पर्पज के लिए करेंसी सॉस में लगाए, अगर नहीं लगाए होते तो आज रुपया आपको $1 का 100 रुपए होता, जिससे महंगाई और ज्यादा बढ़ती। तो आरबीआई अपनी तरफ से, देखिए आरबीआई और सरकार एक साइकिल के दो पहिए हैं, दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, इन टैंडम काम करते हैं और दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं। आरबीआई मॉनेटरी टूल्स यूज करता है, सरकार फिस्कल टूल्स और बाकी तरीके से करती है। दोनों मिलकर इन्फ्लेशन को टेम करने की कोशिश करें। बाकी ये थोड़ा विस्तृत आंसर है, मैं आपको सलाह दूंगा, अगली बार जरूर पूछिएगा, मैं और विस्तार में खोल के आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद, मेरी घड़ी कह रही है कि शायद समय कम है, बाकी रवि और मनोज आज्ञा देंगे तो मैं और आगे बता सकता हूँ। जी जी, यानी बहुत बहुत हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कोलकाता से अभिषेक जी को, जो कि लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी, मात्र आधा मिनट समय है आपके पास, सवाल पूछ सकते हैं तो पूछिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी इन्फ्लेशन हो रहा है यूएस में, क्या यही राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का? कोहली सर ने तो पहले भी ऐसे बहुत सारे देखे होंगे कि अभी इन्वेस्ट करेंगे जब रेट कमेगा, तो ये राइट टाइम है? शरद जी, यहाँ आप थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करिए, सारा पैसा एक साथ मत लगाइए। जब जब मार्केट नीचे आए तो एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप लगाएं तो आप ऑन एन एवरेज बहुत अच्छे प्राइस पे। पर स्टॉक्स का जो चयन है, जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है, वो बहुत ही प्रूडेंट होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस करके, ऐसे आंख बंद करके शेयर्स ना लें जिनकी वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव हो चुकी है, उन शेयर्स में आप लें और आपको लंबी अवधि में बहुत अच्छा इस पे रिटर्न आ सकता है। श्रोताओं की ओर से शरद जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। श्रोताओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े उत्साह के साथ आपने भाग लिया। Thank you, Sharad, for joining us on this edition of Market Mantra, and thank you, as Manoj said, to all our listeners for asking very pointed and sharp questions, keeping our expert on the toes as well. And before we end this edition of Market Mantra, here are the headlines that we covered in this edition. Prime Minister Narendra Modi launches 5G services, says it is a step towards a new era and the beginning of infinite opportunities. The GST revenue collection in the month of September 2022 was over 1,47,686 crore rupees. This is the 7th month in a row when GST collection has crossed the 1.4 trillion rupees mark. And Wall Street slumped yesterday. All three major Wall Street indices finished down around 1.5%. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.